अब हम बात करेंगे पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलापों की। बच्चों, यूं तो क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यह क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। यह क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं। यहीं पर हम इसको पुरुष और महिलाओं के संदर्भ में जोड़ेंगे। बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन का लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रिया से अभिप्राय सब उपभोग के लिए उत्पादन है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का सबलेखा उत्पादन आता है। बच्चों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच भी श्रम का विभाजन इसी प्रकार हुआ है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। जैसे आपने ऊपर अभी शकल की कहानी में पढ़ा कि शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है इत्यादि, और शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं। बच्चों, परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। बच्चों, आपने दूसरी कहानी में देखा है कि विलास की मां गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वह श्रम बाजार में प्रवेश करती है और उनको पुरुष के बराबर माना जाता है, और उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। बच्चों, शिक्षा व्यक्ति की उपलब्धि, आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। इन्हीं के आधार पर उसकी गणना की जाती है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न पोषण स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तथा उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। बच्चों, कुछ महिलाओं ने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तरों की सेवाओं में भी प्रवेश किया है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता की। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। बच्चों, आपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल मिलते हुए सुना। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है।
यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। बच्चों, अब ये जो आरेख 2.1 भारत में साक्षरता दर महिला व पुरुष, एक रिपोर्ट 2017-18 की आर्थिक सर्वेक्षण दी गई है। इसमें आप देख सकते हो कि 1951 से लेकर 2011 तक कैसे शिक्षा दर में बढ़ोतरी हुई है। इसमें आप यह भी देख सकते हो कि पुरुषों के मुकाबले में 1951 में पहले महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, पर 2011 तक आते आते महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर हो गई है। शिक्षा पर खर्च। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना, यदि हम बात करें, 151 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए रखे गए थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर खर्च 1951-52 में 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया। इसके बाद के केंद्रीय व राज्य सरकार ने दस्तावेज के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। इसे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। बच्चों, जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। अब हम स्कूल शिक्षा के विस्तार की बात करते हैं तो वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% है। वर्ष 2015-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से अधिक गांवों में फैली है। स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर आरंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना, जिसे हम मिड डे मील स्कीम, क्रियान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। बच्चों, 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया है। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2015 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती में वृद्धि देखी गई है। बच्चों, नीचे जो रिपोर्ट दी गई है, आप देख सकते हैं कि 1951 से लेकर 2017-18 तक कैसे हमारे महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, विद्यार्थी और शिक्षकों में वृद्धि हुई है।